ATM उर्दू। जब हम हिजरत या माइग्रेशन की बात करते हैं तो जहन में क्या आता है? शायद लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं। लेकिन क्या ये हमेशा इतना सीधा सा मामला होता है? आज की दुनिया में इंसानी नक्ल मकानी खारिजा पॉलिसी का एक बहुत ताकतवर टूल बन चुकी है। कुछ रियासतें इसे दूसरे मुमालिक पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करती हैं, तो कुछ इसे एक मौके के तौर पर देखती हैं, एक पार्टनरशिप के तौर पर। तो चलिए आज इस पेचीदा मौजू की गहराई में उतरते हैं और इन दो बिल्कुल मुख्तलिफ हिकमत अमलियों का जायजा लेते हैं। एटीएम उर्दू पर आप सबको खुशामदीद। चलिए आज एक बहुत ही अहम और सच कहूं तो थोड़ा पेचीदा मौजू पर बात करते हैं। जरा तसव्वुर करें कि इंसानों को हथियारों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सुनने में किसी फिल्म का डायलॉग लगता है ना? लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये हकीकत है। ये जुमला 2021 में बेलारूस के सरहदी बहरान पर एक सरकारी बयान का हिस्सा है, जिसमें कहा गया कि ये यूरोपीय यूनियन पर एक हाइब्रिड हमला था, जिसमें मुहाजिरीन को हथियारों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। ये बयान हमें इस बात की झलक दिखाता है कि हिजरत का मामला कितना ताकतवर और खतरनाक हो सकता है। तो इस हिकमत अमली का एक खास नाम है इंस्ट्रूमेंटलाइज्ड माइग्रेशन। आसान लफ्जों में इसका मतलब यह है कि जब एक मुल्क जानबूझकर लोगों के ग्रोह को यानी मुहाजिरीन को दूसरे मुल्क की तरफ धकेलता है, सिर्फ इसलिए ताकि उस दूसरे मुल्क से अपनी मर्जी की बात मनवा सके। और यही हमारे आज के तज्जिये का पहला और सबसे अहम हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हिजरत को, इंसानी हरकत को हथियार बनाया कैसे जाता है? आइए इस सेक्शन में हम इसी बात को आगे समझते हैं और देखते हैं कि रियासतें किस तरह इंसानी नक्लो हरकत को अपनी जारहाना पॉलिसी का हिस्सा बनाती हैं। देखिए, इसके दो बुनियादी तरीके हैं। एक तरफ है कैपेसिटी स्वैम्पिंग। इसका मतलब है कि हदफ मुल्क पर इतने ज्यादा लोग भेज दिए जाते हैं कि उस मुल्क का पूरा सिस्टम, उसकी सरहदों का कंट्रोल, सब कुछ अचानक से बैठ जाता है। और दूसरी तरफ है पॉलिटिकल एजिटेशन। यहां मुहाजिरीन की आमद को इस्तेमाल करके उस मुल्क के अंदर ही सियासी फूट डाली जाती है और बाहर की दुनिया में उसे बदनाम किया जाता है। ये सब शायद आपको अजीब या नजरियाती बातें लग रही हों, लेकिन ऐसा हकीकत में हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें बेलारूस में मिलती है, जो इंस्ट्रूमेंटलाइज्ड माइग्रेशन की एक जीती जागती मिसाल है। तो कहानी शुरू होती है अगस्त 2020 से। बेलारूस में इंतखाबात हुए, जिन पर धांधली का इल्जाम लगा और लोग सड़कों पर निकल आए। इस पर यूरोपियन यूनियन ने बेलारूस पर पाबंदियां लगा दी। फिर बात और बिगड़ी मई 2021 में, जब बेलारूस ने एक पूरा मुसाफिर तैयारा जबरदस्ती नीचे उतरवा लिया, सिर्फ एक सियासी कारकुन को गिरफ्तार करने के लिए। यूरोपियन यूनियन ने इस पर और सख्त पाबंदियां लगा दी। अब बेलारूस के सदर लुकाशेंको ने इसका बदला लेने का सोचा और उन्होंने सीधा सीधा कह दिया, अब हम मुहाजिरीन को यूरोप जाने से नहीं रोकेंगे। और यहीं से ये खतरनाक खेल शुरू हुआ। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। बेलारूस ने बाकायदा एक मंसूबा बनाया। मशरिक़ वुस्ता के मुल्कों से लोगों के लिए वीजा आसान कर दिए गए। सरकारी टूरिज्म एजेंसियों ने उन्हें मिन्स्क के ट्रैवल पैकेजेस बेचे। लेकिन जब वो लोग वहां पहुंचे तो बेलारूस की फौज उन्हें जबरदस्ती पोलैंड, लिथुआनिया और लाटोविया की सरहदों पर ले गई। उन्हें सरहद पार करने पर मजबूर किया गया और अगर कोई वापस आने की कोशिश करता तो उसे रोका जाता। नतीजा, हजारों लोग सर्द जंगलों में फंस कर रह गए। ये एक इंसानी बहरान था जिसे जानबूझकर बनाया गया था। तो अब तक जो हमने देखा, इससे तो यही लगता है कि हिजरत सिर्फ एक हथियार है, दुश्मनी निभाने का एक जरिया। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसा ही होता है? क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी हो सकता है? क्या हिजरत को दुश्मनी के बजाय दोस्ती, एक पार्टनरशिप का जरिया बनाया जा सकता है? चलिए अब इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आइए अब एक बिल्कुल अलग सोच, एक अलग अप्रोच को देखते हैं। एक ऐसी हिकमत अमली जो दबाव पर नहीं बल्कि ताउन और तरक्की पर मबनी है। इस सिलसिले में इटली का मत्ती प्लान सामने आता है। इस प्लान का मकसद अफ्रीकी मुमालिक के साथ एक ऐसी पार्टनरशिप बनाना है जिसमें उनका इस्तेहसाल ना हो बल्कि उनकी तरक्की में मदद की जाए, ताकि लोग मजबूर होकर अपना मुल्क ना छोड़ें। इस प्लान का नाम एनरिको मत्ती के नाम पर रखा गया है, जो अफ्रीकी मुल्कों के साथ मुनसिफाना मुआहदों के लिए मशहूर थे। चलिए अब जरा इस मत्ती प्लान की तफसीलात में जाते हैं और देखते हैं कि ये आखिर है क्या और काम कैसे करेगा। तो ये प्लान बुनियादी तौर पर 5 अहम शोबों पर फोकस कर रहा है। पहला तालीम और तरबियत, फिर ज़राअत, सेहत, तवानाई और पानी। ख्याल ये है कि अगर इन शोबों में सरमायाकारी की जाए तो अफ्रीकी मुल्कों में ही इतने मौके पैदा हो जाएंगे कि लोगों को हिजरत करने की जरूरत ही महसूस ना हो। और इस सब के लिए पैसा कहां से आ रहा है? इस प्लान के लिए कुल 5.5 अरब यूरो रखे गए हैं। इसमें से 3 अरब यूरो क्लाइमेट फंड से और 2.5 अरब यूरो कॉर्पोरेशन फंड से लिए गए हैं।
और ये सारी रकम खास तौर पर अफ्रीका में इन्हीं 5 शोबों पर खर्च की जाएगी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर कोई इस प्लान से मुतमईन नहीं है। अफ्रीकी यूनियन कमीशन के चेयरपर्सन मूसा फकी मोहम्मद का यह कहना था कि अफ्रीकी लोग बेहतर समझते अगर उन्हें इस प्लान में शुरू से शामिल किया जाता। उनका यह जुमला असल में इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि प्लान बनाने से पहले अफ्रीकी लीडरों से पूरी तरह मशवरा नहीं किया गया। और तनकीद सिर्फ यहीं तक नहीं है, कुछ और भी संगीन सवालात उठाए जा रहे हैं। मसलन, क्या ये प्लान वाकई अफ्रीका की मदद के लिए है या पर्दे के पीछे इटली अपने फायदे देख रहा है, जैसे कि कुदरती वसाइल तक रसाई? फिर कीनिया और अलजायर में जो ज़राअत के मंसूबे हैं, क्या उनसे वाकई वहां के आम किसानों को फायदा हो रहा है? क्या ये सच में एक पार्टनरशिप है या सिर्फ पुराने मफादात को एक नए नाम से पेश किया जा रहा है? और ये जो हिजरत ना करने का हक की बात हो रही है, कहीं ये सिर्फ इटली की अंदरूनी सियासत के लिए एक नारा तो नहीं? ये सब बहुत अहम सवालात हैं जिनके जवाब आना अभी बाकी हैं। तो हमने 2 बिल्कुल मुख्तलिफ केस स्टडीज देखी, बेलारूस और इटली। इन दोनों से एक बुनियादी कशमकश उभर कर सामने आती है, और वो है खुद मुख्तारी और इंसानी हुकूक के दरमियान कशमकश। देखिए, मसला यह है कि खास तौर पर जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, वो एक अजीब कशमकश में फंसी हुई हैं। एक तरफ हर मुल्क को अपनी सरहदों को कंट्रोल करने का हक है, ये उनकी खुद मुख्तारी का हिस्सा है, लेकिन दूसरी तरफ बैनुल अक़वामी कानून उन्हें पाबंद करता है कि वो पनाह लेने वालों की हिफाजत करें, और ये दोनों जिम्मेदारियां अक्सर एक दूसरे से टकराती हैं। यही इस मसले की असल पेचीदगी है। तो चलिए इन दोनों अप्रोचेस को एक बार फिर आमने सामने रखकर देखते हैं। बेलारूस की हिकमत अमली का मकसद है दबाव डालना, जबकि मुती प्लान का मकसद तावन है। बेलारूस कानूनी जिम्मेदारियों का गलत फायदा उठाता है, मुती प्लान तरक्याती इमदाद और सरमायाकारी पर जोर देता है। बेलारूस के लिए मुहाजिरीन सिर्फ शतरंज के मोहरे हैं, जबकि मुती प्लान उन्हें तरक्की में शरीक कार समझता है। लेकिन दोनों के सामने चैलेंजेस हैं। बेलारूस के केस में चैलेंज ये है कि इस हमले से कैसे निपटें मगर इंसानी हुकूक का भी ख्याल रखें, और मुती प्लान के केस में असल चैलेंज ये है कि इस पार्टनरशिप को वाकई हकीकी और गैर इस्तेहसाली बनाया जाए। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आ जाता है, हथियार या पार्टनरशिप? इस बदलती हुई गैर यकीनी दुनिया में मुमालिक इंसानी हिजरत के मसले से कैसे निपटेंगे? इस सवाल का जवाब ही आने वाले वक्त की आलमी सियासत का रुख तय करेगा।